हम डिस्कशन कर रहे थे कि एज़मा की जितनी भी हमने थियोलॉजी थी वो देखी, एराकिडोनिक एसिड पाथवे देखा, उसका पैथोजेनेसिस देखी हमने, और उसके साथ साथ अब हम जाते हैं उसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं एज़मा के। ठीक है, हम डिस्कस करते हैं क्लिनिकल फीचर ऑफ द एज़मा। लेट मी रिमूव फ्रॉम दिस साइड। क्लिनिकल फीचर्स, क्लिनिकल फीचर ऑफ एज़मा। क्लिनिकल फीचर्स के अंदर हम देखते हैं स्पेसिफिक चीजें जैसे कफ, इट कुड बी प्रोडक्टिव और कुड बी नॉन प्रोडक्टिव कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और डिस्निया, थर्ड chest tightness, other than this some factors also contribute। जब हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं पेशेंट के और हम देखते हैं कि देयर विल बी प्रॉब्लम विद द स्पीकिंग, डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, व्हाई है रिलेटेड टू द ब्रीदिंग। अब अगर हम जो है पेशेंट को बिठाते हैं सामने और वो जो है सांस इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, उसको ऑलरेडी इस चीज में प्रॉब्लम हो रही है, तो देयर विल बी प्रॉब्लम इन डिफिकल्टी इन स्पीकिंग। ओके, डोंट फॉरगेट अबाउट दिस वन आल्सो। द सेकंड वन, फॉर श्योर देयर विल बी, फॉर नॉर्मल पर्सन क्वाइट ब्रीदिंग जब होती है तो उसमें क्या होता है, हमारे जो डायफ्राम है वो और साथ में एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं नॉर्मली। बट इन दिस केस जहां पे ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, ऑब्स्ट्रक्शन में आप उसको नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग में भी एसेसरी मसल्स यूज करते हैं, वो ऐसे पेशेंट एसेसरी मसल्स को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टर्नोक्लिडियोमेस्टॉइड वगैरह जो हो गए हैं, ठीक है, और मसल्स क्लीनिंग हो गए हैं, और एब्डोमिनल मसल, ये सारे यूज करते हैं किसमें, ये ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस के अंदर। ठीक है, तो देयर विल बी यूजेस ऑफ accessory muscle, you have to note this point also। other than this there will also be wheezing sound, उसके अस्कल्टेशन जब हम करेंगे तो there will be a whistling sound और wheezing sound। सही है, समटाइम इट इज सो प्रोमिनेंट, विदाउट स्टेथोस्कोप भी हम सुन सकते हैं इसको। ठीक है, स्पेशली मॉर्निंग टाइम में देयर विल बी हाई व्हीजिंग साउंड इन द अर्ली मॉर्निंग इन केस ऑफ एस्मा। ठीक है, तो यू हैव टू मेमोराइज ऑल दीज थिंग्स। सही है, इन केस ऑफ क्लिनिकल फीचर्स। ठीक है, ओके, जैसे कि हमने कहा था कि क्लिनिकल फीचर्स के बाद हम देखेंगे इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है। सही है, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की तरफ जाने से पहले अ लिटिल बिट अबाउट द स्पूटम एनालिसिस इन केस ऑफ कफ और प्रोडक्टिव कफ। अगर प्रोडक्टिव कफ है तो हम डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में क्या करते हैं, सबसे पहला जो है स्पूटम एनालिसिस। क्लियर, स्पूटम एनालिसिस जब हम करते हैं तो हमें दो चीजें प्रॉब्ली दिखाई देती है। नंबर वन, क्रोशमैन स्पाइरल, दिस इज नंबर वन, एंड सेकंड थिंग जो हम देखते हैं इसमें वो होते हैं चारकोट लेडिन क्रिस्टल। हम बहुत चीजें देखते हैं कि क्रूशमैन स्पाइरल में क्या होता है और चारकोट लेडिन क्रिस्टल में क्या होता है। क्रूशमैन स्पाइरल के अंदर फिर से अगेन मेन दो चीजें आती है, एक देयर विल बी एपिथेलियल सेल और सेकंड देयर विल बी अ म्यूकस कास्ट। हाउ, हमने कहा लेट्स सपोज दिस इज आवर पीस ऑफ ब्रोंकियोल। ठीक है, मैंने ये कहा कि दिस इज द ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर। अब अगर ऑब्स्ट्रक्टिव है तो देयर विल बी हाईली अकोमोडेशन ऑफ द म्यूकस इनसाइड द ब्रोंकियोल, और व्हेन आई यूज टू कफ, जब मैं कफ करूंगा, as we know that this bronchiole is lined by the epithelial cells, तो जो
स्पूटम आएगा मेरा, उस स्पूटम में म्यूकस के साथ साथ विल बी एपिथेलियल सेल. There is nothing so conceptual thing, but this is simple phenomena. Epithelial cell in a Krushman spiral and also mucus cast will be there. Other than this, Charcot leading crystal. As I already told you in pathogenesis, here we have a eosinophil. ठीक है, इस eosinophil की डिग्रेनुलेशन की वजह से हमारे पास जो क्रिस्टल बनते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं Charcot leading crystal. So this is Charcot leading crystal is nothing but this is your beautiful stylish eosinophil degranulation. Here eosinophil have a beautiful glasses, but they have granules. So ये ऐसा स्टाइलिश बंदा है जिसके मुंह पे ढेर सारे एक्नी है. ठीक है, जब ये डिग्रेनुलेट होगा तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ द ग्रेन्यूल्स, और इसी को हम कहते हैं चारकोट लीडिंग क्रिस्टल. ओके, स्पूटम एनालिसिस द वेरी फर्स्ट थिंग. अगर स्पूटम आ रहा है तो इन केस अगर नॉन प्रोडक्टिव कफ है तो देयर विल बी नो इन स्पूटम, तो आप इस एनालिसिस को नहीं कर सकते. अगर प्रोडक्टिव कफ के साथ है तो ये चीजें आपको दिखाई देती है. क्लियर. सेकंड थिंग, इन केस ऑफ सिम्टोमेटिक पेशेंट, अगर किसी पेशेंट को सिम्टम्स है प्रॉपर, ठीक है, तो हम क्या करते हैं उस पेशेंट के लिए इन केस ऑफ सिम्टोमेटिक हम देखते हैं सबसे पहले कि फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी कितनी है. ठीक है, अदर देन दिस FEV1 फोर्स्ड एक्सपायर्ड वॉल्यूम इन 1 सेकेंड. ठीक है, ये हम देखते हैं. जब हम इसका रेशियो निकालते हैं FCV और FVC, दिस इज टोटली डिपेंड ऑन यू. FCV डिवाइड बाय FEV1 इज इक्वल टू, हियर इज अ कंट्रोवर्सी. कुछ लिखते हैं ऑथर कि दिस शुड बी 70% एंड कुछ लिखते हैं कि शुड बी 80%, लेस देन 80%, और कुछ कहते हैं कि दिस शुड बी 75%. सो आई एम गोइंग विद 75%. एवरेज लेते हैं हम इसका 75%. इन केस if this is less than 75%, for sure now this is a asthma. अब मैं इस काबिल हूं कि मैं डायग्नोज लगा सकूं कि दिस इज asthma. क्लियर. पहला डायग्नोस्टिक टेस्ट. ओके, बट आई हैव स्टिल कंफ्यूजन. मे बी इट इज chronic obstructive pulmonary disease like bronchiectasis or emphysema. I have to do a salbutamol test or SABA short acting beta agonist, beta 2 especially, beta 2 agonist. Classical example are salbutamol. क्लियर. सल्ब्यूटामोल इनहेलर फॉर्म में हम देते हैं पेशेंट को, और उसके बाद हम दोबारा उसके ये दोनों रिपीट कराते हैं. बोथ वी हैव टू रिपीट. अगर रिपीटेशन पे ये वैल्यू जो थी 12% बढ़ गई, मोर देन 12%, नाउ आई एम कंफर्म दिस इज एस्मा. इन केस ऑफ द इंक्रीज ऑफ 12%, अगर ये 75% है, एड 12% more, so it will be 87%. Now it's mean we have bronchial obstruction, and now the forced expiratory volume is increased up to 12%. more than 12% हो सकता है. ठीक है, it's mean my patient is suffering from asthma. Why? SABA 2 का अगर mechanism of action देखे हम, ठीक है, let me remove this side again for better understanding. As we know that कि जो SABA 2 है शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, सबसे पहले तो बीटा 2 रिसेप्टर जो होते हैं प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन वस्कुलर बेड, आल्सो प्रेजेंट इन ब्रोंकियोल, स्मूथ मसल ऑफ ब्रोंकियोल, अदर देन आल्सो प्रेजेंट इन like GIT. Beta 2 is also present in liver,
यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, इन सारी चीजों में बीटा 2 प्रेजेंट होता है। बट फॉर और टॉपिक जिसको हम समझना चाह रहे हैं वो है हमारा ये ब्रोंकियोल, ठीक है, ब्रोंकियोल, स्मूथ मसल्स ऑफ ब्रोंकियोल। बीटा 2 का फंक्शन क्या है? दे कॉज वेजोडाइलेशन, वेजोडाइलेशन और ब्रोंकोडाइलेशन। इसका काम है डायलेशन कराना। क्लियर? यहां भी क्या कह रहे हैं हम? देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन। अगर ऑब्स्ट्रक्शन है, लेट्स सपोज दिस इज और अगेन इमेजिनरी ब्रोंकियोल, let's suppose here is the obstruction, all this part is obstructed by a mucus plug and we have a short pathway. Clear? जब ये dilate होंगे तो it will be look like this, it will be more dilated or now the curve will be somewhere here. Clear? This pathway now is we are increasing the diameter. अगर diameter increase होगा तो हमारे जो gases या air trap है अंदर वो आसानी से बाहर आ सकती है। This is the mechanism of beta 2. That's why we are using salbutamol just to dilate the bronchiole. ठीक है, कि हमें पता चले कि जो air trap हो रहा है वो क्यों हो रहा है और बाहर निकल रहा है नहीं निकल रहा। अगर वो 12% तक increase होता है तो this will be more than 12% increase, this will be asthma. Okay, how we can differentiate this is asthma or chronic obstructive pulmonary disease other than asthma like emphysema and bronchiectasis? उसमें क्या होता है? अगर ये जो है 12%, अगर ये लेस देन 12% हुआ, इट्स मीन दिस इज COPD. Clear? Now we are clear from here. This is COPD. This is the second lab investigation. Okay, what about if your patient is asymptomatic? If your patient is asymptomatic, in case of asymptomatic patient, symptomatic patient, अब क्या होगा? हम यहां पे देते हैं मेथाकोलिन, methacholine. This is same like acetylcholine. Again, don't forget about FCV and FEV1. हमने स्टार्ट में FCV करा, देन हमने FEV करा, ठीक है, देन हमने देखा FCV डिवाइड बाय FEV इन 1 सेकेंड, ठीक है। और अगर ये रेशो हमारे पास आती है लेस देन 75%, तो हम क्या कह रहे हैं कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, बट वी आर नॉट श्योर कौन सी है। अब मेथाकोलिन टेस्ट में यहां तक तो बिल्कुल सेम है, सारी चीजें सेम है, ठीक है। मेथाकोलिन टेस्ट के अंदर जब हम करते हैं तो दिस इज मस्करिनिक एगोनिस्ट, मस्करिनिक एगोनिस्ट। अगर मस्करिनिक एगोनिस्ट है तो दे विल लीड टू द ब्रोंको constriction. Also there will be hyper secretion, bronchiolar secretion, अगर हाईली ब्रोंको कंस्ट्रक्शन होगी और हाईली ब्रोंकियोल सिक्रेशन होगी तो देयर विल बी व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस? वी आर डूइंग द सेम थिंग। क्लियर? यहां से तो हमारे जो ये वैल्यू आ रही है इट विल फर्दर डिक्रीज फ्रॉम 75%, it will further decrease and this is not a good situation for us. Now we are confirmed with this is chronic obstructive pulmonary disease, okay, and asthma particularly. Other than this आप और कौन से टेस्ट करा सकते हैं? You can do a CBC. Here you can also do in CBC which type of particularly cell will be increased. Don't forget your stylish eosinophil with a little bit acne on the face of stylish person. So eosinophil level will be increased abnormally. Okay, here same, ये क्या है? decrease same here, FCV decrease, FEV1 decrease and the ratio is also decrease. Clear? So
CBC के अंदर हमने देखा कि eosinophil level will be abnormally increased. Why? From the pathogenesis, you can understand it why. Second is CBC. Other than CBC, you can also do a serological test and you can check IgE antibodies. Why? Because of the formation of IgE by the mechanism of T helper 2 cells in the presence of interleukin 4. When T helper 2 cell will secrete the interleukin 4, interleukin 4 will try to recruit the plasma cells and plasma cell will form IgE antibodies. So there will be high IgE antibody in the plasma. So IgE. Other than this, you can also go with a X-ray, chest X-ray. चेस्ट एक्सरे, चेस्ट एक्सरे के ऊपर हम देखेंगे हाइपर इन्फ्लेशन होती है लंग्स की. ओके. वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इन क्लिनिकल फीचर्स, अगर हम परकशन करें ड्यूरिंग परकशन, जब हम देखते हैं क्योंकि एयर ट्रैप हुआ है हाईली, तो देयर विल बी हाइपर रेजोनेंट साउंड. ओके, डोंट फॉरगेट अबाउट दिस इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर आल्सो. दिस इज ऑल अबाउट द साइन एंड सिम्टम एंड डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ द एस्मा. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ द एस्मा एंड उसके साथ साथ हम देखेंगे व्हाट कुड बी द पॉसिबल ट्रीटमेंट ऑफ द एस्मा.